हेलो गाइस। आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ओके, आज हम जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। इस सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आपको मैं ब्रीफ ओवरव्यू करूंगा। हम जितने भी टॉपिक्स हैं इस सब्जेक्ट के हम उनके ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस पेपर को यूपीएससी के द्वारा इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या था? एक्चुअली इस पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि कैंडिडेट्स का एटीट्यूड और उसकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स इश्यूज किसके रिलेटेड, इंटीग्रिटी के रिलेटेड कोई इश्यूज है उसके लिए एस्पिरेंट की अप्रोच क्या है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर अप्रोच क्या है और उसकी उसकी एटीट्यूड क्या है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करता है इन इश्यूज के ऊपर, कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर। जितने भी सोसाइटीज़ में हमें कन्फ्लिक्ट्स डील करने पड़ते हैं उनको लेके उसकी अप्रोच क्या है। इसमें केस स्टडी अप्रोच भी आती है। ओके, तो अब क्यों करना पेपर, क्यों ये रखा है यूपीएससी ने? वो रखा इसलिए है कि क्योंकि यूपीएससी कैंडिडेट्स को टेस्ट करना चाहता है, वो उसकी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को टेस्ट करना चाहता है और जो इश्यूज हैं इन टॉपिक्स में, जितने भी दिए हुए हैं टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स के ऊपर जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनको लेके कैंडिडेट का एटीट्यूड कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है और अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड कोई इशू उसको सोसाइटी में मिलता है फेस करने को, तो कैंडिडेट की अप्रोच कैसी रह सकती है, कैसे वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो प्लानिंग करेगा और कैसे वो एग्जीक्यूशन करेगा। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर की बात हम करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एसेंस पढ़ेंगे, एथिक्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, एथिकल हम हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं एथिक्स के, वो हम पढ़ेंगे। एथिक्स की डायमेंशंस को हम डिस्कस करेंगे। ओके, एथिक्स पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ेंगे। ओके, और जो लेसन्स हैं, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनकी टीचिंग्स क्या थी, उनके उनकी लाइफ से हमने क्या लेसन्स लिए, उससे हमने ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हम वो प्रोवाइड करते थे, क्या वो
उनसे सीखने को मिलता था, चाहे वो लीडर्स हों, रिफॉर्मर्स जो इंडिया के, है ना, उनकी टीचिंग्स को स्टडी किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो फेमस, तो उनके बारे में अगर हमने पढ़ना है, उनकी वैल्यूज़ क्या थी उसको हमने स्टडी करना है। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली की, सोसाइटी की और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वैल्यूज़ को इनकलकेट करने में कैसे करते हैं, वो वैल्यूज़ को इनकलकेट। तो हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। हम रिफॉर्मर्स की लाइफ्स को हम स्टडी करते हैं, उनके टीचिंग्स को हम स्टडी करते हैं, उनकी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या थी उसको हम स्टडी करेंगे। ग्रेट लीडर्स हो, रिफॉर्मर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, तो उनके हम जो उनकी लाइफ से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन जो फैमिली का, सोसाइटी का और इंस्टीट्यूशंस का फैमिली वैल्यूज़ इनकलकेट करने में क्या रोल है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं पहले, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ। ओके, तो ये हम पढ़ते हैं। तो अब एथिक्स क्या है? एथिक्स हमें बताता है, डिटरमाइन करता है कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। तो अब हम राइट और रॉन्ग किस में बात कर रहे हैं? हम इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन को कंटेक्स्ट क्या है हमारा? ह्यूमन एक्शन है। तो ह्यूमन एक्शन के कंटेक्स्ट में क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है। तो हमें बेसिकली एथिक्स गाइड करता है जब लास्ट जो है वो साइलेंट होता है। और एथिक्स क्या करता है बेसिकली, ये हमारे प्रोफेशनल, या हम सोसाइटी में कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, पर्सनल कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो एथिक्स उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो एथिक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स का मीनिंग क्या है? एथिक्स हम जब बात करते हैं ह्यूमन एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो एथिक्स क्या बताता है हमें? एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फेयर है, क्या अनफेयर है, क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है। एथिक्स हमें गाइड करता है। हमारे पास चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, तो हमें एथिक्स हमें गाइड करता है। जब लास्ट जो है वो साइलेंट होता है, तो हमें एथिक्स गाइड करता है कि क्या हमें करना चाहिए। और ये हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, या हम अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, हम जॉब में है ना, तो वो आप कल को आप आईएएस कर जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आप बन जाएंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो एथिक्स बताएगा, एथिक्स आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, आप पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। हम आप सोसाइटी का पार्ट है, तो सोसाइटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगर आप कोई एक डिसीजन लेते हैं, तो अगर एथिक्स जो है, एथिक्स उस डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करेगा। तो एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में एथिक्स का रोल क्या है? तो अब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में जो हमारे डॉक्टर्स थे, जिनको हम फ्रंट लाइन डॉक्टर्स थे, तो उनको डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े, एथिकली डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े।
कि क्योंकि लिमिटेड आईसीयू बेड्स थे, लिमिटेड वेंटिलेटर्स थे, आईसीयू बेड्स थे, तो पैरामेडिकल स्टॉफ और जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या करना होता है, उनको उस टाइम पे डिसीजन लेने पड़े। डिफ़िकल्ट डिसीजन थे, एथिकली डिफ़िकल्ट डिसीजन थे कि आपने किस तरह से वेंटिलेटर्स को और आईसीयू बेड की एलोकेशन करनी है। और उस टाइम पे लॉ ने उनको गाइड नहीं किया, उस टाइम पे एथिक्स ने गाइड किया। ठीक है। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं। तो एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब डिटर्मिनेंट्स की बात करें, आप फैमिली में आपका बर्थ होता है, आपकी अपब्रिंगिंग होती है। ओके, तो वहाँ पे उसकी रेसिंग होती है हाउस होल्ड में। तो फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ये एक इनिशियल सोर्स है एथिकल लर्निंग का। तो वहाँ पे आपको अगर एथिक्स की जानकारी दी जाएगी तो आपको एथिक्स की नॉलेज हो जाएगी। और दूसरी डिटर्मिनेंट आता है इसका सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर कैसे एक डिटर्मिनेंट का काम करता है एथिक्स में। ओके, तो अब एथिक्स जो है, ये सोसाइटी क्या करती है, कल्चर क्या करती है, ये नॉर्म्स बनाती है। नॉर्म्स, आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के नॉर्म्स होंगे। ओके, तो अब सोसाइटी क्या करती है, नॉर्म्स सेटअप करती है। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ कंट्रीज में एक सोशल नॉर्म है, अगर आप हाई टैक्स कंप्लायंस करते हैं तो वो एक सोशल नॉर्म माना गया है। तो वो एक क्या है, वो सोसाइटी से वैल्यूज जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। सोसाइटी उन वैल्यूज को प्रोपेगेट करता है अपने सोसाइटी के मेंबर्स को। और उसके बाद हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्या करता है, एजुकेशन कैसे, हमें जब वैल्यूज एजुकेशन दी जाती है ना, तो हम क्या सीखते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, हम टॉलरेंस सीखते हैं। जब हमारी फैमिली में रेस किया जाता है तो हम वैल्यूज सीखते हैं, लाइक ऑनेस्टी को सीखते हैं। ओके, हमें कहा जाता है ऑनेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। सोसाइटी एंड कल्चर नॉर्म्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, तो हम बाउंड हो जाते हैं कि उन सोसाइटी में उन कस्टम्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, अगर तो हमारी हम सोसाइटी के नॉर्म्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारी एक्सेप्टेंस जो है सोसाइटी में बढ़ जाती है। एजुकेशन भी मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने की कोशिश करता है, हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है, हमें ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना सिखाता है, हमें सच बोलना सिखाता है। ओके, उसके बाद और कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, हम रिलीजन, स्पिरिचुअल बिलीव्स भी एक डिटर्मिनेंट्स हैं। ओके, तो ये बेसिकली अब अगर आप रिलीजियस हैं, अगर आप स्पिरिचुअल में विश्वास रखते हैं, तो स्पिरिचुअल बिलीव्स में अगर आप बिलीव करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी क्या करते थे, वो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। और वो अहिंसा के रास्ते पे चलते थे इसलिए क्योंकि वो उनका रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ था, वो हिंदू की टीचिंग में बिलीव करते थे।
वो जैन्स की टीचिंग में बिलीव करते थे। तो उसका बेस क्या था, उसका रूट जो हिंसा का पाथ, नॉन वायलेंस का पाथ के लिए वो अग्रसर रहते थे, अडहेयर करते थे। तो वो उसका रूट हुआ है, वो कहाँ में देखने को मिलेगा, वो हिंदू की टीचिंग में देखने को मिलेगा, वो जैन्स की टीचिंग में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉस एंड रूल्स। तो लॉज एंड रूल्स हैं, हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंस करती है, स्कूल इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है, कल्चर एजुकेशन इन्फ्लुएंस करती है, रिलीजन स्पिरिचुअल बिलीव्स इन्फ्लुएंस करती है। और अब हमारे पीयर हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे साथ जो पढ़ने वाले हैं उनको हम क्या, उनका जो इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलेंगे, पीयर इन्फ्लुएंस। तो पीयर इन्फ्लुएंस, ओके, पीयर इन्फ्लुएंस जो है ये हमारे ऊपर उसको असर करता है। तो लॉज एंड रेगुलर रूल्स की बात करें, ओके, तो ये एनफोर्समेंट करता है मॉरल कंडक्ट की। आगे हमने डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर दिया, इसको पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं एथिक्स की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अगर आप पॉजिटिव एथिकल एक्शन लेते हैं तो क्या बनेगा, आपका क्या बनेगा, आपकी सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्डअप होएगा, रेपुटेशन बिल्डअप होएगी, सोशल कैपिटल बनेगी। और अगर आप अनएथिकल चॉइसेस लाइफ में लेते हैं तो क्या होगा, करप्शन बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी की लॉस होगा और सोशल हार्म होगा। तो पॉजिटिव इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है और नेगेटिव इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में ट्रस्ट बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, रेपुटेशन बनेगी। अनएथिकल चॉइसेस से क्या होगा, अनएथिकल चॉइसेस से करप्शन बनेगी, क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा। ओके, उसके बाद जैसे हम केस स्टडी की बात करते हैं, 2023 में दुर्गा शक्ति नागपाल, वो उन्होंने रेफ्यूज कर दिया कि वो पॉलिटिकल प्रेशर से झुकेंगे नहीं। वो उन्होंने क्या कर रहे थे, वो सैंड माइनिंग थी जो यूपी में, उसको टैकल कर रहे थे। ओके, तो उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर को लेने से इनकार कर दिया। वो सैंड माफिया के खिलाफ वो करते रहे एक्शन। ओके, तो एथिकल, पॉजिटिव एथिकल चॉइसेस है ना, तो अदर ऑफिसर्स को भी उससे इंस्पिरेशन मिली। ओके, और जो पूरे इंडिया की अटेंशन को लेके आए वो कहाँ पे, इलीगल माइनिंग। तो इलीगल माइनिंग को उन्होंने हाईलाइट किया, तो अटेंशन नेशन की डाइवर्ट की मीन माइनिंग के ऊपर, और उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं किया और सैंड माइनिंग के खिलाफ उन्होंने काफ़ी जोर शोर से यूपी में फाइट किया। तो आप आईएएस, आप केस स्टडीज में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, आईएएस ऑफिसर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स इन, अब इसके डायमेंशंस कैसे हैं। एथिक्स जो है मल्टी डायमेंशनल है। ओके, हम बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की, हम बात करते हैं पर्सनल एथिक्स की, हम बात करते हैं सोशल एथिक्स की, अब लीगल एथिक्स की, एनवायरमेंटल एथिक्स की।
जब हम पर्सनल एथिक्स की बात करते हैं, हम पर्सनल एथिक्स की एग्जांपल क्या दे दूं मैं आपको। जब आप रेगुलर हैं ऑफिस में, जब आप पंचुअल हैं, तो ये पर्सनल एथिक्स की बात आ जाती है। अगर आप ट्रुथ बोलते हैं, पर्सनल एथिक्स की बात आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है इंडिविजुअल के अपने मॉरल बिलीव्स को हम एथिक्स बोलते हैं। अब प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें तो आप एथिक्स आपके जो आपको देखने, आपके एथिक्स जो आप दिखाते हो प्रोफेशन में, और एथिक्स वो आप अपनी पर्सनल लाइफ में दिखाते हो। एथिक्स जो आपके देखने को मिलते हैं हमें प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, लाइक डॉक्टर्स का काम क्या होता है, वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। तो डॉक्टर्स को बड़ी बार कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी होती है। तो ये हम प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोफेशनल एथिक्स, जब आप एथिक्स बिहेवियर आपका हमें ऑफिस में देखने को मिलता है। और पर्सनल एथिक्स जब आपकी पर्सनल लाइफ में आप एथिकल चॉइसेस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एथिक्स। सोशल एथिक्स की बात क्या करते हैं, सोशली कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी एथिकल है नहीं है, उसको हम बोलते हैं सोशल एथिक्स। तो कलेक्टिव जो होते हैं एक्शंस, वो एथिकल है या नहीं है। जैसे सोसाइटी में आपका कलेक्टिव आपका एक्शन होता है कि हम जेंडर इक्वालिटी करेंगे, इसमें इंडिविजुअल एथिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सोसाइटल एथिक्स की बात कर रहे हैं। सोसाइटी जनरली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है और ग्रेटर उसमें जेंडर इक्वालिटी की एग्जांपल भी हम इसमें कोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीगल एथिक्स की। लीगल एथिक्स की बात हम करें तो लीगल एथिक्स होता है कि आप लॉस को अडेयर कर रहे हैं। ओके, तो उसको हम बोलते हैं लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लीगल एथिक्स जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल, इसकी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है लॉयर्स। अब लॉयर्स के लिए लीगली एथिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो लॉयर्स में लीगल एथिक्स होने चाहिए, सोसाइटी में एथिक्स होनी चाहिए। जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर इक्वालिटी करनी है, अपहोल्ड करना है जस्टिस को। जस्टिस की ड्यूटी होती है लॉयर्स की कि जस्टिस प्रोवाइड करना है। उसके बाद एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एथिक्स की हम बात करते हैं तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू नेचर, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है। ठीक है, एथिक्स हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। एनवायरमेंटल एथिक्स हमें बताता है कि कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि क्या हमारा जो एक्शन है वो गलत है या नहीं है गलत। व्हेन इट कम्स टू, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, हमारा एक्शन गलत है या नहीं है लायर्स का, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं लीगल एथिक्स में। हमारे सोसाइटल के जो नॉर्म्स हैं वो क्या एथिकल हैं। ओके, तो प्रोफेशनली हम एक्ट करते हैं, डिसीजन कर लेते हैं, एक्शन लेते हैं, तो क्या हम है ना, प्रोफेशनली हम एथिक्स हैं कि नहीं है। डॉक्टर्स जैसे अपने प्रोफेशन को लेके एथिकल है कि नहीं है, उसके एक्शंस क्या गलत हैं या सही हैं, वो हमें पता चलेंगे प्रोफेशनल एथिक्स।
ओके, तो हमने डिस्कस कर दिया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस को डिस्कस कर दिया, डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर दिया, हमने कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस कर दिया। ओके, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप की एथिक्स की बात करते हैं। तो प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या एथिक्स, हम किसकी, क्या करता है एथिक्स? एथिक्स डिमांड करता है आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप लॉयल होने चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए प्राइवेट रिलेशनशिप में। और पब्लिक रिलेशनशिप में आप कैसे होने चाहिए, आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, कैसे पता चलेगा कि आपके एक्शन फेयर है या अनफेयर है, राइट है या रॉन्ग है? तो उससे हम क्या करेंगे, हम पब्लिक रिलेशन किस पे एम्फसाइज करता है? वो फेयरनेस पे एम्फसाइज करता है, ऑब्जेक्टिविटी पे एम्फसाइज करता है, अकाउंटेबिलिटी आती है उसमें। पब्लिक रिलेशनशिप में आप कैसे एथिक्स को अपना सकते हो? आपको ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, आपको फेयरनेस रहना पड़ेगा। और प्राइवेट में आपको बॉन्डिंग, ऑनेस्टी और लॉयल्टी की बात करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक पब्लिक सर्वेंट जो है, अगर उसका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो अपीयर हो रहा है इंटरव्यू में, तो उसको फेवरेटिज्म शो नहीं करनी चाहिए रिक्रूटमेंट में। ओके, और इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि एग्जांपल मैंने आपको दे दी, पब्लिक रिलेशनशिप में कैसी आपकी रिलेशनशिप होनी चाहिए पब्लिकली। आप, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आप रिक्रूटमेंट में आप फेवरेटिज्म को नहीं शो करेंगे, तो क्योंकि आपका कैंडिडेट जो है वो फ्रेंड है या रिलेटिव है, तो आपको इम्पार्शियल होना पड़ेगा, आपको मेरिट बेस्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिलेशन। हम लेसन्स की बात करते हैं, हम हमारे जो लीडर्स हैं उनसे हम क्या लेसन्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से, रिफॉर्मर से हमें क्या लेसन्स लेने चाहिए, और उनमें कौन सी वैल्यूज उनमें थी। अब महात्मा गांधी की बात करें, तो अब उनमें वैल्यूज और लेसन्स कौन कौन से थे महात्मा गांधी में? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, ये उनमें लेसन्स थे, उनकी वैल्यूज थी। उन्होंने डांडी मार्च किया, तो डांडी मार्च ने क्या किया? इनजस्टिस के खिलाफ फाइट किया। जब हम हिस्ट्री करेंगे डिस्कस, तब उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डांडी मार्च ने क्या किया? करेज दिखाया अगेंस्ट इनजस्टिस। अब बी आर अम्बेडकर, उनके वैल्यूज क्या थे और लेसन्स क्या हम लेते हैं उनसे? हम उनसे इक्वालिटी का लेसन्स लेते हैं, हम उन्हें जस्टिस का लेसन लेते हैं, इक्वालिटी और जस्टिस का लेसन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी की बात की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, जस्टिस जो है वीकर सेक्शन को हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, उसके ये चेयरमैन थे।
उसके बाद हम बात करते हैं नेल्सन मंडेला की। तो इनसे हमें क्या वैल्यूज मिलती हैं? हमें फॉरगिवनेस की वैल्यू मिलती है। तो यूनाइटेड एग्जाम्पल क्या है? यूनाइटेड पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। तो ये कहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन होनी चाहिए, वो फॉरगिवनेस हमें हमारे में वैल्यूज होनी चाहिए। तो नेल्सन मंडेला एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ की। एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पोस्ट अपार्थाइड के बाद भी यूनाइट रहा। उसके बाद हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो इनसे हम क्या लेसन्स मिलते हैं, क्या इनसे वैल्यूज हमें सीखने को मिलती हैं? इनमें क्या वैल्यूज थी? इनमें सिंप्लिसिटी थी और इंटीग्रिटी थी। क्योंकि ये इन्होंने मॉडर्न लाइफ, सिंपल लाइफ जी इन्होंने, और इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। ओके, अब उसके बाद नाम आता है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो थे वो क्या थे? मेट्रोमैन थे। उनके अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म झलकती थी, डेडिकेशन झलकती थी। ओके, तो इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट जो वो कंप्लीट किया विथ मिनिमल कॉस्ट ओवरऑल। ओके, तो ह्यूमन वैल्यूज हमने महात्मा गांधी जी से सीखी, हमें फॉरगिवनेस की ह्यूमन वैल्यू सीखी, हमने नॉन वायलेंस की वैल्यू सीखी, हमने ट्रुथ की ह्यूमन वैल्यू सीखी, हमें जस्टिस की ह्यूमन वैल्यू सीखी, हमने नॉन डिस्क्रिमिनेटरी की, इक्वालिटी की हमने वैल्यू सीखी, हमने सिंप्लिसिटी की वैल्यू सीखी, इंटीग्रिटी की वैल्यू सीखी, प्रोफेशनलिज्म की वैल्यू सीखी, डेडिकेशन की वैल्यू सीखी। ओके, तो ये हमने डिस्कस करा कि वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, लेसन्स, हमें टीचिंग्स, ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर से क्या सीखा। अब उसके बाद आता है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। तो फैमिली से हमें क्या रोल होता है फैमिली का? फैमिली बेसिकली हमारा पहला गुरु होता है, फर्स्ट मॉरल टीचर। तो हमें किन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है? केयर करना सिखाया जाता है, ऑनेस्टी सिखाई जाती है, एम्पैथी सिखाई जाती है। ये कहाँ पे एम्पैथी, केयर हमें सिखाया जाता है? फैमिली में। उसके बाद सोसाइटी, सोसाइटी का कोशिश क्या होती है कि ऑर्डर सेटअप करना है, नॉर्म्स को रीइंफोर्स करती है सोसाइटी। जो नॉर्म्स सेटअप किए हैं सोसाइटी ने उनको रीइंफोर्स करती है। जो रोल मॉडल्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करती हैं, और जो अनएथिकल बिहेवियर जो करते हैं उनकी शेमिंग की जाती है। ओके, तो सेलिब्रेशन की जाती है और शेम किया जाता है। सेलिब्रेशन की जाती है अच्छे लोगों की, और शेमिंग की जाती है जो अनएथिकल लोग होते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? उसके बाद स्कूल्स। अब स्कूल्स में क्या दिखाया जाता है? हमें लर्निंग वैल्यूज सिखाई जाती है कि लर्निंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ऑफ वैल्यूज, स्ट्रक्चर्ड वे में हमें वैल्यूज सिखाई जाती है। अब पीयर्स की बात करें, अब आपके पीयर्स, फ्रेंड्स आपके पीयर्स में हैं, अगर आप जॉब में हैं तो कोलीग्स आपके पीयर्स हैं। आप, तो पीयर्स आपके एथिकल एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, एथिकल कंडक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डेवलपमेंट को, एथिकल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद मीडिया, मीडिया का काम क्या है? जो वैल्यूज डिसेमिनेट करते हैं। ओके, तो सोसाइटी का क्या रोल है? सोसाइटी एनफोर्स करती है सोसाइटल नॉर्म्स को। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हमें स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग सिखाता है। फैमिली हमें वैल्यूज इनकलकेट करता है, ऑनेस्टी की, केयर की, एम्पैथी की। सोसाइटी हमें एथिकल कंडक्ट सिखाने की कोशिश करता है। स्कूल्स में हमें लर्निंग सिखाई जाती है। हम एथिकल एक्शन को शेप करते हैं फ्रेंड्स। मीडिया जो है डिसेमिनेट करती है, फैलाती है वैल्यूज। ओके, तो गाइस हमने डिस्कस करा एथिक्स एंड एसेंस ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं एथिक्स और इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, एथिक्स इन पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, ह्यूमन वैल्यूज क्या चीज़ है, लेसन हमने क्या लर्न किए, फैमिली का, सोसाइटी का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है वैल्यूज को इनकलकेट करने का। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। एटीट्यूड कंटेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, हमारे थॉट के साथ, हमारे बिहेवियर के साथ इसका क्या रिलेशन है। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो एटीट्यूड हमें डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। ओके, कि हम एक पर्टिकुलर एंटाइटी को अवेलुएट कर रहे हैं और उसमें या तो उसको फेवर कर रहे हैं या तो उसको डिसफेवर कर रहे हैं। ये इसका मतलब होता है कि ये साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। इसमें हम या तो लाइकिंग शो करते हैं या डिसलाइकिंग शो करते हैं, या फेवर शो करते हैं या डिसफेवर शो करते हैं टूवर्ड्स कोई पर्टिकुलर एंटाइटी को इवैल्यूएट करते हैं। हम पर्टिकुलर पर्सन को, एंटाइटी को इवैल्यूएट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, ह्यूमंस को कर सकते हैं, इवेंट्स को कर सकते हैं। तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और हम बताते हैं कि हम अपना कि हम उसमें हम डिग्री ऑफ शो, हम सब डिग्री शो करते हैं किसकी, फेवर की या डिसफेवर की डिग्री शो करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की। डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, और कंटेंट क्या है इसका। इसमें कंटेंट कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है, अफेक्टिव एस्पेक्ट होता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। ओके, तो अब कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या होता है कि ये हमारे थॉट्स प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। अफेक्शंस क्या होता है,
इफेक्शंस इंसान के फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, वो इफेक्शन से हम वो इफेक्ट दैट इज इफेक्टिव। जहाँ एंगर होती है, जहाँ फ्रस्ट्रेशन होती है, जब आप करप्शन को देखते हो, है ना। करप्शन हैम्पर्स डेवलपमेंट। बिहेवियर में क्या होता है, हम एक्ट करते हैं। रिफ्यूजिंग टू एक्ट, हमारे में कैपेसिटी होती है एक्ट करने की, एक्शन की बात करता है बिहेवियर। हम टेंडेंसी होती है एक्ट करने की। तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एक तो है कॉग्निटिव है, एक है इफेक्टिव, और तीसरा है बिहेवियर। तो इसके कंटेंट में बात करें, जो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक से हमें फीलिंग्स का पता चलता है कि आप करप्शन देख रहे हैं, वो गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कॉग्निटिव में आपके थॉट्स में क्या चल रहा है कि अगर करप्शन होगी तो डेवलपमेंट, थॉट्स, करप्शन हैम्पर्स डेवलपमेंट, ये थॉट्स हैं। बिहेवियर एक्शन, आप एक्शन क्या लेते हो, आप डिसाइड करते हो कि मैं करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा, दैट इज बिहेवियर। अब एटीट्यूड्स के स्ट्रक्चर की बात करें, एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप लाइक करते हैं, फेवर करते हैं, या डिसफेवर करते हैं। एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट भी हो सकता है। एक होता है, एक कॉन्शियस से रिलेटेड है, एक अनकॉन्शियसली जो है वो डेवलप होता है। एक कॉन्शियसली डेवलप होता है एटीट्यूड, होता है अनकॉन्शियसली डेवलप हुआ, जिसको हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट हो गया जो कि अनकॉन्शियसली डेवलप हुआ है, और एक्सप्लिसिट हो गया जो कि कॉन्शियसली डेवलप हुआ है। उसके बाद आता है स्टेबल और फ्लेक्सिबल। आपका एटीट्यूड स्टेबल रहता है या फ्लेक्सिबल रहता है, आप रिजिड रहते हो, आपका एटीट्यूड, या आप एक्सपीरियंस के साथ आप चेंज करते हो। तो तीन तरह के स्ट्रक्चर हम बात करते हैं। ओके गाइस, तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है आपका, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आप इम्प्लिसिट है, आपका जो एक्सप्लिसिट है, स्टेबल है जहाँ चेंज हो रहा है। तो ये हमें स्ट्रक्चर का पता चलता है, एटीट्यूड के स्ट्रक्चर का। एटीट्यूड क्या है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, इसमें कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल है। तो ये क्या है, बेसिकली एबीसी मॉडल है एटीट्यूड का। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड की। अब एटीट्यूड के फंक्शन क्या है, मैं बताता हूँ। नॉलेज से आप क्या करते हो, आप नॉलेज है तो आप इंटरप्रेट कर पाते हो इंफॉर्मेशन को। तो जब हम, आपको पास नॉलेज है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, तो आप
डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, तो आप इंटरप्रेट कर पाते हो इन्फॉर्मेशन को और आप उसके बाद डिसीजन ले पाते हो। उसके बाद आता है ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव होता है आप अपने सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करते हो। आप सिस्टम फेलियर, आप ब्लेम करते हो सिस्टम फेलियर, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हो और सिस्टम को दोष देते हो, दैट इज ईगो डिफेंसिव। ये भी फंक्शन है एटीट्यूड का। वैल्यू एक्सप्रेशन, आप एटीट्यूड से अपनी जो वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हो। ओके। यूटिलिटेरियन, तो पर्पस क्या है यूटिलिटेरियन फंक्शन का, एटीट्यूड का? एटीट्यूड, आप डिसिप्लिन शो करते हो वर्क प्लेस में टू अर्न प्रमोशन, गेन रिवार्ड्स और अवॉइड्स पनिशमेंट, आप अवार्ड को गेन करते हो या पनिशमेंट को अवॉइड करते हो, दैट इज यूटिलिटेरियन। आपका एटीट्यूड क्या है, फंक्शन क्या है आपका एटीट्यूड? यूटिलिटेरियन एटीट्यूड है आपका। आप अवार्ड्स को, ठीक है, तो आप नॉलेज को, आप ईगो को, आप फंक्शंस क्या क्या हैं इसके? एक तो फंक्शन है आप अपनी सेल्फ स्टीम को प्रोटेक्ट करते हो, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है इसका। एक इसका फंक्शन है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। इसका फंक्शन है यूटिलिटेरियन फंक्शन, कार्ड्स फंक्शनल थ्योरी को बात करते हैं, यूटिलिटेरियन। उसके बाद आता है वैल्यू एक्सप्रेशन। आप एटीट्यूड्स के फंक्शंस क्या हैं? एटीट्यूड से आप नॉलेज फंक्शन है इसका, इसका यूटिलिटेरियन फंक्शन है, इसका वैल्यू एक्सप्रेशन का फंक्शन है, इसका ईगो डिफेंसिवनेस फंक्शन है। ओके, तो अब हमारे थॉट्स के साथ, बिहेवियर के साथ क्या रिलेशन है? ओके, जैसे अब हमारा एटीट्यूड यूटिलिटेरियन है, ईगो डिफेंसिव है, वैल्यू एक्सप्रेशन है, तो हमारे ये परसेप्शन को शेप करता है कि हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, सिचुएशन को, पीपल को। और हमें क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस क्या करता है, ये हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। कन्वर्सली आवर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर भी क्या करता है, हमारे एटीट्यूड को रीशेप करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस, बिहेवियर करने से हमें एक्सपीरियंस होता है, हमें फीडबैक मिलता है, हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम अपने आप को देख पाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो बिहेवियर जो है हमारे एटीट्यूड को शेप करता है। तो एटीट्यूड जो है वो हमें, हमारी परसेप्शन को शेप करता है ना? तो हमें हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जो हमारा बिहेवियर है, हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे एटीट्यूड को भी शेप कर सकता है। अब बिहेवियर जो है, अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है टुवर्ड्स स्लम ट्रेवलर्स, तो हम वो इंक्लूसिव पॉलिसीज की तरफ को बढ़ावा नहीं देगा, जिसमें इक्वालिटी हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव पॉलिसीज। ठीक है, अगर जब वो एक्सपोज करेगा उनके लाइफस्टाइल के साथ, उनके हार्डशिप्स को, जब वो एक्सपोजर होगा, तो हो सकता है कि उसका एटीट्यूड शिफ्ट हो जाए, किसकी तरफ, वो एम्पैथी उसमें आ जाए और उसमें क्या आ जाए, एडवोकेसी आ जाए।
जैसे रियल लाइफ आपको यूपीएससी की एग्जांपल देता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग पामे आईएएस ऑफिसर थे, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, एटीट्यूड था उनका जी। उन्होंने क्या किया, 100 किलोमीटर रोड बना दिया मणिपुर में, और गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना, जिसको हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग पामे। और ये दर्शाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। तो जैसे हमारे हमारे एक्शंस को बताता है, गाइड करता है, हमारे पब्लिक सर्विस को गाइड करता है, हमारे जो एटीट्यूड है वो हमारे पब्लिक सर्विस को गाइड करता है। जैसे अगर हमारा एटीट्यूड फॉर एग्जांपल स्लम डेवलपर्स को लेके एक ब्यूरोक्रेट का एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है, तो वो इंक्लूसिव पॉलिसीज में उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा। और अगर उसको एक्सपोजर हो जाएगा उनकी हार्डशिप्स का, तो हो सकता है बाद में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, चेंजेस आ जाए, और वो एक केयर करे, उनकी एम्पैथी शो करे। तो यूपीएससी रियल लाइफ एग्जांपल है। आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आईएएस ऑफिसर थे, मणिपुर में उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बना दिया मणिपुर में, और विदाउट गवर्नमेंट फंड्स। तो ये हमारे इन्फ्लुएंस करता है रिलेशनशिप को, थॉट्स को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ओके गाइस, तो किस तरह से मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दी, 2 एग्जांपल्स दे दी, किस तरह से एटीट्यूड जो है वो हमारे इन्फ्लुएंस करता है, किसको, हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को, हमारे थॉट्स को। आगे हम बढ़ते हैं। हमने डिस्कस किया एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इसका इन्फ्लुएंस क्या है हमारे थॉट के साथ, बिहेवियर के साथ। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं, और सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन के बारे में पढ़ते हैं। मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मॉरल एटीट्यूड क्या है, बेसिकली हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और मोरालिटी हमारी डेवलप होती है फैमिली से, कल्चर से, एजुकेशन से। अब सिविल सर्वेंट जो है रिफ्यूज करता है गिफ्ट एक्सेप्ट करना ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन ड्यू टू एथिकल कन्विक्शन। तो ये हम मॉरल एटीट्यूड है उसको, मॉरली हमारे अपने हमने अपने लिए क्या स्टैंडर्ड्स सेटअप किए हैं, दैट इज मॉरल एटीट्यूड। हो सकता है कि हम मॉरल हो बट हम एथिकल ना हो सकता है कि हम एथिकल हो और मॉरल ना हो, मोरालिटी ना हो हमें। ओके, तो मॉरल एटीट्यूड, तो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है कि आपका आपका आइडियोलॉजी, क्या आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, किसको, पॉलिटिकल सिस्टम को, लीडर्स को, पॉलिसीज को। हो सकता है आपका एटीट्यूड्स लिबरल हो, कंजर्वेटिव हो, या मॉडरेट हो। आपकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है,
टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिसीज। मॉरल एटीट्यूड क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ओके, मॉरल एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स की बात करते हैं। मॉरल एटीट्यूड की मैं एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं कि सिविल सर्वेंट कहता है कि मैं गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, उसके अंदर ड्यू टू मॉरल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड होता है कि जब हम बात करते हैं, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में, तो पॉलिटिकल एटीट्यूड रिफ्लेक्ट हुआ था एंटी फार्मर लॉस, परसीव्ड एंटी फार्मर लॉस। ठीक है, तो ये मॉरल एटीट्यूड की भी एग्जांपल दे दी मैंने आपको, और पॉलिटिकल एटीट्यूड की भी एग्जांपल दे दी। अब हम बात करते हैं सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है और परसुएशन क्या होता है। ओके, अब टाइप्स क्या होता है सोशल इन्फ्लुएंस। आप दूसरे का इन्फ्लुएंस कंफर्म करते हो, आप कंफर्मिटी की तरफ जाते हो। आप जो आपका पीयर ग्रुप है, आप उसके बिहेवियर को, आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हो अपने अकॉर्डिंग टू पीयर ग्रुप, दैट इज कंफर्मिटी। फॉर एग्जांपल, आप इको फ्रेंडली बैग्स यूज करना स्टार्ट कर देते हो अगर आप दूसरों को भी देखते हो, दैट इज कंफर्मिटी। कंप्लायंस की बात करें, एक डायरेक्ट क्या होता है कि आप पेटिशन को साइन करते हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, पेटिशन की जाती है, आप उस पर साइन करते हो। और चेंज क्या होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट। आप कंफर्म करते हो, आप कंफर्मिटी दिखाते हो, ये होता है सोशल इन्फ्लुएंस। आप कंप्लायंस करते हो, दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। आप ओबीडियंस करते हो, ओबीडियंस चेंज ड्यू टू अथॉरिटी। अथॉरिटी की वजह से आप क्या करते हो, पुलिस इंस्ट्रक्शंस की वजह से आपने ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करना शुरू कर दी, दैट इज ओबीडियंस। कंप्लायंस, आपने आपको कोई बॉस से कोई इंस्ट्रक्शंस मिली, आपने कंप्लायंस कर दिया। रिक्वेस्ट की तो आपने चेंज कर दिया। सोशल इन्फ्लुएंस, ओबीडियंस मीन्स चेंज ड्यू टू अथॉरिटी, compliance means change due to request, conformity means change behavior to match group। तो तीन तरह के हमने सोशल इन्फ्लुएंस को स्टडी किया। उसके बाद हम बात करते हैं परसुएशन की। तो परसुएशन में हम क्या करते हैं, डेलिब्रेट अटेम्प्ट होता है हमारा, हम कम्युनिकेट, हम एटीट्यूड को, हम उसके बिहेवियर परसुएट करना, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम परसुएट कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हम उसके एटीट्यूड को और बिहेवियर को। तो एक पब्लिक कम्युनिकेशन में परसुएशन जो है बहुत ज़रूरी है। पब्लिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो, तो परसुएशन तो करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो परसुएशन तो करनी पड़ेगी। आप इन्फ्लुएंस करते हो बिहेवियर को, एटीट्यूड को कम्युनिकेशन से। तो की एलिमेंट्स क्या हैं परसुएशन के। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को यूज किया, सेलिब्रिटी ने इसको एंडोर्स किया, इमोशनल स्टोरीज यूज की, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, एटीट्यूड हमने चेंज किया टुवर्ड्स सैनिटेशन। स्वच्छ भारत मिशन से हमने अपना एटीट्यूड जो था सैनिटेशन के लिए हमने चेंज किया।
दैट इज कॉल्ड परसुएशन। तो परसुएशन क्या है बेसिकली? परसुएशन क्या था? हमारा एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था, हम इन्फ्लुएंस कर रहे थे एटीट्यूड को, बिहेवियर को, यूजिंग, हमने कम्युनिकेशन से, बॉस ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दिया, आपको उसने मना लिया, इन्फ्लुएंस कर दिया ना, तो ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट होती है। तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक एग्जांपल है परसुएशन की। कैसे उन्होंने परसुएट किया? उन्होंने सेलिब्रिटी के द्वारा एंडोर्समेंट हुई, उन्होंने इमोशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर की, कम्युनिटी मोबिलाइज किया, कम्युनिटी को अवेयरनेस किया। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सोर्स, क्रेडिबिलिटी। एग्जाम्पल, आप ट्रस्टेड लीडर्स अगर करेगा परसुएशन, तो सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो डिपेंड करती है परसुएशन की। ठीक है, अब जैसे इमोशनल अपील क्या है, एग्जाम्पल नारी शक्ति कंपेन, इमोशनल अपील है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आरटीआई अवेयरनेस, लॉजिकल आप आर्ग्यू करते हो, आप इमोशनली अपील करते हो। सोशल क्रेडिबिलिटी है आपकी, सोर्स क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, मैसेजेस जो है वो दो साइड होना चाहिए। अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को आपने एक्नॉलेज करना है, एक्नॉलेजिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज टू साइडेड मैसेज। तो टू साइडेड मैसेज तभी होगा जब आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, अपने पॉइंट को पुट फॉरवर्ड कर रहे हो, इमोशनल अपील कर रहे हो, आपकी क्रेडिबिलिटी है सोसाइटी में, आप लॉजिक्स इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उसमें आप, तो आपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट में आपके ये सब चीजें हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आगे से कोई काउंटर कर रहा है, काउंटर आर्ग्यू कर रहा है, तो आपने उसको भी एक्नॉलेज करना है। ओके, अब एप्लीकेशंस क्या हैं सिविल सर्विस में? देखो गाइस, हमने पढ़ा एटीट्यूड, कंटेंट, सोर्स, स्ट्रक्चर, इन्फ्लुएंस, रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मॉरल क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस पढ़ा हमने, परसुएशन पढ़ा हमने, डिफरेंट डायमेंशंस एथिक्स की स्टडी की हमने, लीडर्स की एग्जांपल स्टडी की हमने, फैमिली का रोल, सोसाइटी का रोल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल स्टडी किया, पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप में हमने एथिक्स को स्टडी किया, हमने डिटर्मिनेंट्स को स्टडी किया, हमने कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया, हमने डायमेंशंस को स्टडी किया, डिटर्मिनेंट्स को स्टडी किया, एसेंस, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस को स्टडी किया। तो अब सिविल सर्वेंट का कैसा होना चाहिए? वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स इंक्लूसिव गवर्नेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए, और परसुएशन जो है वो इफेक्टिवली इस्तेमाल करे। एटीट्यूड उसका पॉजिटिव होना चाहिए, परसुएशन जो है वो उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल करे। ठीक है, तो हमारा जो है बी अवेयर, हमें मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, है ना, पॉलिटिकल एटीट्यूड आपको पता होना चाहिए, लोगों का एटीट्यूड कैसा है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, मॉरल एटीट्यूड कैसा है उनका, मोरालिटी उनमें है या नहीं है, किस किस हद तक मोरालिटी है उनकी, तो आपने उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है, और आपने न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है इम्प्लीमेंटेशन में। उनका पॉलिटिकल एटीट्यूड, उनका मॉरल एटीट्यूड आपने जानना है। ओके, हम आगे पढ़ेंगे एप्टीट्यूड क्या है, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बट ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।